अगर आप भी एक होम मेकर हैं तो आप अच्छी तरह से जानती होंगी कि हमारे घर में हर छोटी छोटी चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। इसी बातों को ध्यान में रख के आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुत ही सिंपल किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ एंड होम टिप्स एंड ट्रिक्स। इनमें से बहुत सारी टिप्स ऐसी हैं जिससे आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी कम होगी और घर भी पहले से ज़्यादा साफ़, ऑर्गेनाइज्ड और स्मार्ट लगेगा। और जैसे हर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज लगे और आपका काम भी इजी बने। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही स्वीट रेसिपीज़ के साथ। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी जो मार्केट से आप हमेशा लाते होंगे, लेकिन आप बहुत ही इजीली इसे घर पे बना सकेंगे। बाहर से जो हम जलेबी लेकर आते हैं वो मैदे की बनी हुई रहती है, लेकिन घर में आप उसे बिना मैदे के बना सकते हैं और टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लेना है बेसन और चावल का आटा, और ये दोनों आपको बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटी में लेना है। अगर आपने 1 कप आटा लिया है चावल का तो आपको 1 कप बेसन लेना है और इसमें 1 चम्मच आपको बेकिंग पाउडर डाल देना है। इसे अच्छे से पानी में मिक्स करके थोड़ा सा गाढ़ा बैटर जैसा बनाना है, पतला मत कीजिए, अदरवाइज़ जो जलेबी है वो ठीक से बनेगी नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करके आपको आधे घंटे के लिए साइड में रख देना है। डिटेल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ के रेसिपी बना सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ तलने के लिए कढ़ाई लेते हैं, लेकिन जलेबी को तलने के लिए आपको ऐसा फ्लैट पैन लेना है। इसको आपको एकदम से बहुत सारे तेल में नहीं तलना है। आप पैन में बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालिए जितना मैंने डाला हुआ है, और फिर कोई भी आप आइसिंग कोन लेकर इसमें बैटर डाल दीजिए। एक बहुत ही छोटा सा इसमें होल कर दीजिए और फिर ईज़िली आप इसे जलेबी का शेप दे पाएंगे। जब आप जलेबी तलना स्टार्ट करते हैं उसके पहले ही, थोड़ा देर पहले जब आपने बैटर रेडी करके रखा था, उसी टाइम पे आप चाशनी बना लीजिए। चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल जैसे रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन की चाशनी होती है वैसे ही सिमिलर चाशनी हमें बनाना है। अगर आपने 2 कटोरी शक्कर ली है तो उसमें 1 कटोरी या 1.5 कटोरी पानी डालिए, और जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए, थोड़ी सी थिक हो जाए, बहुत थिक नहीं करना है। इसे बनाकर आप ठंडा करके साइड में रख दीजिए, और जब जलेबी तलते हैं तब आप इसे ठंडी चाशनी में ही डालिए। अगर गर्म चाशनी में डालेंगे तो जो जलेबी का क्रिस्पीनेस है वो चला जाएगा और जलेबी सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें जलेबी डालने के बाद जितना टाइम आपको दूसरा राउंड लगता है जलेबी को फ्राई करने के लिए, तब तक आप इसको चाशनी में डूबे रहने दीजिए। जैसे ही दूसरा राउंड फ्राई हो जाएगा तब आप इसे चाशनी से निकाल के किसी दूसरे प्लेटर या फिर डब्बे में रख दीजिए, ताकि ये पूरा जो सोख लिया है ना वो बहुत ज़्यादा शुगर सिरप ना सोख ले। हमें बस इसे स्वीट करना है, और इसको अगर आप डुबा के रखेंगे तो ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो इसे निकाल के आप साइड में रखते जाइए। इस तरह का स्पून यूज़ कीजिए जिससे कि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल के आपके दूसरे बर्तन में ही रहे। तो हमेशा हमें लगता है कि जलेबी बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और घर में जलेबी अच्छी नहीं बनती है। तो जब आप ये जलेबी बनाएंगे तब आपको मार्केट की जलेबी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और आप बार बार इसे बना के खाएंगे। इसका जो समय है ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। मैंने इसे थोड़ा सा पतला बनाया है, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा थिक कर सकते हैं और थोड़ी सी मोटी जलेबी बना सकते हैं। अब जलेबी बन गई है और इसकी चाशनी बच गई है, तो इसे फेंकने के बदले मैं इसे किसी दूसरी चीज़ में यूटिलाइज़ करूँगी। ऐसे कई बार हम लोग रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी लेकर आते हैं, तो ऐसे ही उसका जो सिरप रहता है वो बच जाता है। तो इसमें आप बूंदी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे रेडीमेड बूंदी यूज़ की है, जो मसाले वाली बूंदी है वो मत यूज़ कीजिए। सिंपल जो प्लेन बूंदी आपको कहीं भी मार्केट में इजीली मिल जाएगी, या फिर आप बेसन का घोल बना के इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में करना था, इसलिए मैंने रेडीमेड बूंदी जो मेरे घर में रखी हुई थी प्लेन वाली, उसे मैंने यूज़ कर लिया है और इसको मैंने पूरा सिरप में डाल दिया है। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अवॉइड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने सिर्फ बूंदी डाला है और मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के थोड़ा देर रख दीजिए, जब तक कि जो बूंदी है वो पूरा शुगर सिरप को एब्जॉर्ब ना कर ले, क्योंकि जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी तब तक आप इसका लड्डू नहीं बना पाएंगे। चाशनी को बूंदी ने अच्छी तरीके से सोख लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिला दिया है, जैसे कि मार्केट में हमें मिलता है वैसे ही लगेगा। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, थोड़ा सा हल्का हल्का मैश भी कीजिए, क्योंकि अगर आप मैश नहीं करेंगे तो लड्डू बनेगा नहीं। अच्छे से मैश करके इसके आप लड्डू रेडी कर लीजिए।
ये सभी मिठाइयाँ बनाना बहुत इजी है, तो घर पे अगर आप बनाएंगे तो आपको हाइजीनिक भी मिलेगा और आपको टेस्ट में भी बहुत फ़र्क लगेगा। और सब कुछ घर में ना फ्रेश बनता है, तो इसका टेस्ट अलग ही लगता है। ये दोनों रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू एंड जलेबी कैसे बने। हमेशा मसाले रखने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। कभी ऐसे बॉक्स मिलते हैं जिसमें बहुत जो लिड रहता है वो टाइटली बंद नहीं होता है और हमारे मसाले में मॉइस्चर आ जाता है। जैसे कि बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ये डर होता है कि चीज़ें हमेशा जल्दी ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली हमारे मसाले। तो आज मैं एक ऐसा बॉक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आप मसाले भी रख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से इसे दूसरी चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है और टाइटली बंद होता है, चारों तरफ से लॉक हो जाता है। इसमें कहीं से भी हवा नहीं जाती और चीज़ें, कोई भी खाने पीने की चीज़ें फ्रेश रहती है। इसके लिड में ही एक हैंडल भी दिया गया है जिसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, गिरने का भी डर नहीं रहेगा। इसका जो लॉक है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें, जो बॉक्स है उसको अच्छे से बंद कर देता है विदाउट एनी गैप। इसमें आपको मिलेंगे 8 डिफरेंट बॉक्सेस जिसमें आप 8 अलग अलग तरीके के मसाले रख सकते हैं। चाहे आप इसे पाउडर मसाले रखने के लिए यूज़ कीजिए या फिर जो खड़े मसाले होते हैं वो भी आप रख सकते हैं, या फिर आप इसे अपने फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, वेजिटेबल्स या फिर कट वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ जो भी आपको जिस तरह से भी यूज़ करना है। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, कहीं भी आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको किचन में यूज़ नहीं करना है तो आप इसे अपने वार्डरोब में या फिर आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी इसे यूज़ में ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कुछ ऐसा बॉक्स जिसमें मेरे सारे 8 की 8 मसाले एक साथ आ जाएं और जो बहुत अच्छे से एयर टाइट हो, जिसमें अंदर बिल्कुल हवा ना जाए और मेरे मसाले ख़राब ना हों, क्योंकि बहुत बार बारिश के मौसम में मॉइस्चर आने की वजह से इसमें फंगस लग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ना वेस्ट हो जाती हैं। तो ये मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे ये मसालों के लिए ही चाहिए था जिसमें मैं वो सारे मसाले रख सकूँ जो मैं डेली यूज़ में लाती हूँ। और इन बॉक्सेस के बीच में इतना गैप है कि आप एक बड़ा स्पून भी डाल सकते हैं या फिर आप इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे स्पून्स भी रख सकते हैं। तो ये स्पून रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मसाले के बॉक्सेस में स्पून रखने का स्पेस नहीं होता है, इसलिए भी बॉक्स वो अच्छे से बंद नहीं होते हैं। कभी कभी काम की हड़बड़ी में मसाले के बॉक्स यहाँ से वहाँ करते करते ये गिर भी जाते हैं और पूरे मसाले तो वेस्ट होते ही हैं, साथ साथ में किचन भी बहुत गंदा हो जाता है। लेकिन इस बॉक्स को इजीली आप एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होंगे और गिरने का डर भी नहीं रहेगा। इससे मिलता जुलता एक और मैंने एयर टाइट बॉक्स लिया है, लेकिन ये मैंने लिया है कुछ वेजिटेबल्स रखने के लिए। अब इसमें आप चाहें तो वेजिटेबल्स कट करके भी रख सकते हैं। ये सेम वैसे ही है, इसके लिड में होल्डर दिया हुआ है और ये एयर टाइट है, चारों तरफ से ये अच्छे से लॉक हो जाता है। तो इसमें अगर आप कुछ ऐसी सब्जियां कट करके रख रहे हों जैसे कि अनियंस या फिर गार्लिक्स, तो उसका जो स्मेल है वो आपके फ्रिज में नहीं जाएगा। और इसमें जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, तो जो वेजिटेबल्स है वो फ्रेश रहेगा। और अगर आपको ये वाले बास्केट्स यूज़ नहीं करने तो आप ये पूरा कंटेनर एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ें रखने के लिए। अगर आपको कुछ केक वगैरह रखना है, स्वीट्स रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ें स्टोर करनी है जो आपको एयर टाइट में स्टोर करना हो और आपको थोड़ा सा बड़ा बॉक्स चाहिए, तो ये वाला बॉक्स आप बिना इन बास्केट के यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे लिया है ये 3-4 चीज़ें रखने के लिए जो हमेशा सब्ज़ी बनाते समय या दाल बनाते समय, कुछ भी कुकिंग करते समय हमेशा काम में आती है। और अगर एक साथ मिल जाए तो काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, समय भी बचता है। तो इसमें मैं कुछ करी लीव्स, हरी मिर्ची और कोरिएंडर लीव्स मैं इसमें रख रही हूँ। अभी मेरे पास कोरिएंडर लीव्स बहुत सारी है, तो 2 बॉक्सेस में मैं कोरिएंडर लीव्स रखूँगी। और ये एक बॉक्स हर समय जब भी कुकिंग करो तो ये आप एक साथ उठा के अपने पास ला सकते हैं फ्रिज से, और तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। और 4th वाले में आप इसमें जिंजर भी रख सकते हैं, गार्लिक भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का मुझे बॉक्स लगा और आपका जो फ्रिज है उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे आप 2-3 बॉक्सेस ले सकते हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स कट करके रख सकते हैं, मेरी तरह आप करी लीव्स एंड हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये बहुत काम का है और इसमें से स्मेल बाहर नहीं जाएगी, आपका फ्रिज बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ये सारी चीज़ें अच्छे से एक ही साथ एयर टाइट बॉक्स में रहेंगी।
ये दोनों ही बॉक्स टेस्मैक्स के हैं और ये मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। इनके लिंक्स आपको मेरे एफिलिएट लिंक्स में मिल जाएंगे, प्लस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली ये आपको ऑर्गेनाइज़र लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स ले सकते हैं। जब भी हम लोग अपने किचन के सिंक के पास या फिर वॉश बेसिन के पास सोप्स रखते हैं तो वो बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली हम लोग इस तरह के सोप डिश यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ना पानी रह जाता है और इसकी वजह से आपके सोप बहुत जल्दी गल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के सोप डिश आप यूज़ करना छोड़ दीजिए और आप ऐसे सोप डिश यूज़ कीजिए जिसमें ऐसे होल्स हों और इसके नीचे फिर आप कोई भी ट्रे रख सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो रहेगा इन होल से निकल के जो नीचे आपने ट्रे रखा है उसमें रह जाएगा। और इस तरह के सोप डिश भी आपको मिल जाएंगे जिसमें ऐसे होल्स भी रहते हैं और नीचे उनके साथ ही एक होल्डर या फिर ट्रे दिया गया होता है। तो ऐसे सोप डिश यूज़ कीजिए जिससे आपके सोप वेस्ट नहीं होंगे, ज़्यादा गीले नहीं होंगे और आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। सोप यूज़ करने के थोड़ा देर के बाद आप देख लीजिए इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे सेटल हो जाता है, उसे रिमूव कर दीजिए और फिर आप इसे रख दीजिए, ये जल्दी से ड्राई होंगे। तो ऐसे सोप डिश अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं। जैसे ये दूसरा वाला मेरे पास है, देखिए इसमें भी ये बटरफ्लाई शेप का है। इसमें आप ऊपर सोप रख दीजिए, उसका एक्स्ट्रा पानी नीचे चला जाएगा और ऐसे सोप डिश ना दिखने में भी अच्छे लगते हैं और आपका सोप जो है वो बहुत जल्दी गलेगा नहीं। ऐसे में चीज़ें ना बहुत वेस्ट होती है, हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो ऐसे डिश यूज़ कीजिए जिससे आपका सोप का जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे के नीचे सेटल हो और ऊपर आपका सोप जल्दी से ड्राई हो जाए। मुझे एक कमेंट आया था कि हमारे जो बर्तन होते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद दाग रह जाते हैं। सफ़ेद दाग का रहना इसका मतलब कि वो जो बर्तन है वो गंदा नहीं है, लेकिन उसे आपने सोप लगाने के बाद ठीक से पानी से वॉश नहीं किया है। अगर हमेशा ही ऐसे आपके सोप में वाइट स्टेन्स रह जाते हैं तो आप एक साफ़ कपड़ा रख सकते हैं अपने बर्तनों को धोने के लिए, और जब आप सोप अच्छे से निकाल देते हैं तो उस कपड़े से आप इसको अच्छे से वॉश कीजिए। कपड़े के हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा सोप इसमें लगा है वो रिमूव हो जाएगा, या फिर आप अपने हाथ से ही इसे अच्छे से पानी के नीचे खूब देर तक वॉश कीजिए। अगर पानी से अच्छे से सोप आप निकालेंगे तो जो वाइट स्टेन्स है वो बर्तनों में नहीं रहेंगे। ये सिर्फ सोप के ही स्टेन है, जो एक्स्ट्रा सोप रह जाता है, जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसे बर्तन हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे फूड के साथ साथ पेट में जाएगा और ये अच्छा नहीं रहेगा हेल्थ के लिए। तो जो भी बर्तन आप वॉश करते हैं आप एक कपड़ा रख लीजिए, वहाँ उससे वॉश कीजिए स्क्रब करने के बाद, या फिर अपने हाथ से ही इसे अच्छे से सोप निकालिए। सोप अगर अच्छे से निकल जाएगा तो आपके बर्तन में ये वाइट स्टेन्स नहीं रहेंगे। आप खुद से अगर अपने घर में पोछा लगाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर आपके घर में मेड है तो उनके जाने के बाद आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग मॉपिंग करते हैं तो घर तो साफ़ हो जाता है, धूल मट्टी सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है फ्लोर से, लेकिन एक अलग सी अजीब सी जो स्मेल है वो आने लगती है पूरे घर में। तो वो स्मेल इसलिए आती है क्योंकि हम जो भी मॉप यूज़ कर रहे हैं ना वो ठीक तरीके से साफ़ नहीं है या ठीक तरीके से सूखा हुआ नहीं है। तो जब वो गीला गीला रहेगा और फिर हम उसी मॉप से अपने घर में पूरा पोछा लगाएंगे तो पूरी जो गंदगी है ना वो साफ़ नहीं होगी। इनफैक्ट आपका जो घर है और ज़्यादा गंदा होगा, जो हमको दिखता नहीं है। लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आप गंदे कपड़े से पोंछ रहे हैं और ऐसा कपड़ा जो सूखा ही ना हो, रात भर गीला रहा हो, दिन भर सुखाने के बाद भी सूखा ना हो, तो उससे ना आपके घर में बहुत एक अजीब सी स्मेल भर जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपको भी अच्छी नहीं लगेगी और उस टाइम पे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उन्हें भी ये स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो स्मेल होती है ये बहुत देर तक घर में महकती रहती है। और कितना भी आप परफ्यूम लगा लें घर में या फिर कुछ स्प्रे कर दें या अगरबत्ती लगा लें, ये स्मेल नहीं जाती है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप जो भी मॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे रोटेटिंग मॉप्स यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप नॉर्मल पोछा लगा रहे हो या आपकी मेड नॉर्मल तरीके से किसी नॉर्मल कपड़े से पोछा लगाती हो, तो उस कपड़े को ना पोछा लगाने के बाद, मॉपिंग के बाद अच्छे से आपको साफ़ पानी से उसे धोना है।
जैसे ये मॉप में मैं यहाँ पे साफ़ पानी भर लूँगी और इसको ना अच्छे से वॉश करूँगी जब तक कि इसका पूरा की पूरा जो गंदगी है वो निकल ना जाए। और हो सके तो आप हल्का सा थोड़ा सा डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, जिससे मॉप बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जो हम कपड़े से जब मॉप लगाते हैं हाथ से, तो उस कपड़े को तो अच्छे से साबुन लगा के धोना चाहिए, ताकि उसमें जितनी भी गंदगी लगी है ना वो सब निकल जाए। तो इस तरह का जो मॉप होता है इसे क्लीन करना थोड़ा आसान होता है। थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया और साफ़ पानी डाल दिया और अच्छे से इसे यहाँ पे जो रोटेटिंग टब है, जो बकेट है, उसमें अच्छे से इसे साफ़ कर लिया, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मेरा जो मॉप है ना न्यू नहीं है, ये काफ़ी टाइम से आपके साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ। और इसका जो मॉप है देखिए बिल्कुल वाइट है और साफ़ है। वो इसलिए क्योंकि मैं हर मॉप के बाद हल्का सा डिटर्जेंट डाल के इसे साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और अगर आप ऐसे मॉप यूज़ करते हैं तो इसे सुखाने का भी मैं एक करेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि जितना भी एक्सेस वाटर था ये पूरा आपने स्क्वीज़ आउट कर लिया है। फिर आप इसको ना ऐसे बेंड कर लीजिए, तो ये जो नीचे का जो मॉप है आप इसको जैसे ही ऐसे रखेंगे ना ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब आपको ऐसे ही हैंग करना है कि ये पूरा जो मॉप है ये ओपन रहे और इसमें हवा लगती रहे। अगर आप इसे फ्लोर पे ही ऐसे रख देंगे तो ये 2 दिन में भी नहीं सूखेगा और इसमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आएगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे होल्डर्स लगा के रखे हुए अपने बाथरूम के अंदर, और बाथरूम में काफ़ी अच्छी एयर आ जाती है, वेंटिलेशन अच्छा है। रूम का भी मैं फ़ैन चालू रखती हूँ क्योंकि इधर मैं कपड़े भी सुखाती हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसे ओपन रखना है, इसे ऊपर की तरफ आपको बेंड करके ऐसे आपको होल्डर में कहीं भी अटका देना है, किसी हुक में लगा देना है। तब ये जो मॉप है ना 3-4 घंटे में आराम से सूख जाएगा। अगर 3-4 घंटे में भी नहीं सूखा तो दिन भर तो ये आराम से सूख जाएगा आपके मॉप करने के बाद। और क्योंकि हमने इसे धोया था ना तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जब आप नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे आपको एक साफ़ सुथरा ड्राई मॉप मिलेगा। नॉर्मल कपड़े भी आप धोकर उसे बाहर सुखाइए, जो मॉपिंग के कपड़े रहते हैं उनमें भी स्मेल नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।